नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। इस समय देश का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बिहार में यात्राएं चल रही हैं। राहुल इंडिया गठबंधन की भी यात्रा चल रही है और उसके समानांतर एक सामाजिक संगठनों की यात्रा चल रही है तुषार गांधी के नेतृत्व में, और उसके एक प्रमुख साथी सुनीलम जी हमारे साथ हैं। सुनीलम जी, आपका स्वागत है। इसी बीच देश में चिंता व्यक्त की है हमारे सीजीआई ने, खास करके वो चिंता व्यक्त की है जो कि आम नागरिक, जितने भी लोग न्याय पाने के अधिकारी हैं, सबके मन में यह टीस कसक रहती है कि हम न्याय कैसे हमको मिले। जो न्याय सहज रूप से उपलब्ध होना चाहिए, इतना महंगा न्याय हो गई है, इतनी महंगी व्यवस्था हो गई है, इतनी उलझने उसमें हो गई हैं कि आम आदमी तो वहाँ जाने की सोचता भी नहीं है। तो कल अभी अपने सीजीआई गवई साहब ने एक चिंता व्यक्त की इसके ऊपर कि न्याय पाना आज की तारीख में कितना कठिन हो गया है। न्याय के मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता इतना सकरा है कि उसमें से आम आदमी प्रवेश ही नहीं कर पाता है। कोई भी वहां पाने के लिए अमीर लोग ही जा करके अगर रास्ता एक घेर लेता है तो किसी दूसरे के लिए जगह भी नहीं रह जाती है। आज हम उसी पर चिंता व्यक्त करेंगे और उसके साथ साथ और भी चिंता व्यक्त करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीक जी हैं। आपका स्वागत है संजय जी। हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी हैं। आपका भी अरविंद जी स्वागत है। और हमारे साथ बिहार से इस समय जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले उन्हीं की टिप्पणी ले ली जाए, डॉक्टर सुनीलम की। और हमारे साथ खीरी लखीमपुर से भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता निजी शशांक यादव साहब भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे। लेकिन हम चाहेंगे डॉक्टर सुनीलम आप अपनी टिप्पणी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। आज का जो पूरा विषय है, सीजीआई गवई साहब ने जो बयान दिया है कि न्याय के मंदिर के दरवाजे सकरे हैं। असल में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबके जो वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं उनके जो टिप्पणी आप सुनेंगे तो उससे जो उनका अनुभव है वो सामने आएगा। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब आप न्याय का मंदिर कहते हैं तो मंदिर के अंदर तो तमाम सारा बंद पहले से ही रहा है। आपको मालूम है कि आज भी तमाम सारे दलितों के लिए, तमाम सारे जिनको अछूत लोग मानते हैं, कम से कम जौनसार बाबर के इलाके में आप चले जाइए, पूरे देश के अंदर बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहां पर कि आज भी जो है विशेष जाति के लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हैं। एक तो मुझे लगता है कि न्याय का मंदिर कहना ही आपत्तिजनक है, क्योंकि लोग तो चाहे मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो या गुरुद्वारा हो, ईश्वर से न्याय मांगने के लिए वहां पर लोग जाते हैं। और ये जो अगर इन्होंने कहा है कि न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर जो आज पूरे देश में करोड़ों जो केसेस जो लंबित हैं, जिसके अंदर मेरा खुद का अपना केस भी है, जो कि अच्छे तरीके से हमारे जो है अरविंद श्रीवास्तव साहब जो है अच्छे तरीके से उसके बारे में जानते हैं, हमारे वकील एडवोकेट आराधना भार्गव जी जानते हैं। तो हम तो इसके सफरर हैं कि ये बात सही है कि दरवाजा बहुत सकरा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचना तो लगभग एक हर आदमी के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चीला है। नंबर एक, वकील बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, पूरा प्रोसीजर बहुत ज्यादा खर्चीला है, और साथ में वहां पर दशकों तक केस लगातार चलते हैं। मेरा जो मुल्ताई गोली चहन का जो केस है 98 से, मतलब 28 साल से वो केस लगातार वो चल रहा है, और इस तरीके के करोड़ों केस हैं जो कि इन कोर्ट्स के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि सीजीआई साहब ने इसके ऊपर चिंता व्यक्त करने का काम किया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि साधारण आदमी जिस बात से चिंतित है, अगर सीजीआई भी केवल चिंता व्यक्त करें, अगर वो कहें कि हम जो है इन दरवाजों को खोलने के लिए हम क्या क्या प्रबंध कर रहे हैं, तो एक ठीक है, लीगल एड का जो एक प्रोसेस जो है शुरू किया गया, सरकारें जो आती हैं वो तमाम सारी दावे करती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो दरवाजे जो एकदम गरीब है उसके लिए बंद है। और ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि देश की जेलों में जो लोग बंद हैं उसके अंदर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग 80-90% हैं, और ऐसे भी लोग इसके अंदर हैं
हमारे जैसे लोग जब जेल के अंदर पहुंचते हैं और जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि उनकी कोई जमानत लेने नहीं आया, जो है मुचलका देने की स्थिति में नहीं थे, और इसलिए वो 6 महीने, 1 साल और कई सालों तक वहां पर पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो हमारे सीजीआई महोदय ने उठाया है, लेकिन हम उनसे उम्मीद ये करते हैं इस तरीके के कुछ प्रोविजंस किए जाएंगे, कोई ना कोई टाइम बॉन्ड पीरियड तय किया जाएगा। मैं तो आपको बोलता हूं और मैं खुल के बोलता हूं कि पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के लिए जो है वो नोटिफिकेशन दसियों साल से आया और ये कहा गया कि बिल्कुल जो है 3 महीने के अंदर इनके केसेस को डिस्पोज ऑफ करने का काम किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट के पास आया, लेकिन हम लोगों का केस लिस्टेड नहीं हो पाया। तो ये मामला हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं, लाखों केस हैं। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि भाव बहुत अच्छा है सीजीआई गवई साहब का, लेकिन उनको कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए। और वो प्रावधान क्या हो सकते हैं? हमारे जो है तीनों जो हमारे एक मतलब न्याय अधिकारी कहा जाए, वरिष्ठ अधिवक्ता कहा जाए, वो मुझे लगता है कि वो उपाय बताने की स्थिति में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तिवारी जी समय देने के लिए। मैं भम रैली में हूँ और यहाँ पर भम रैली के अंदर यहाँ पर अभी यात्रा आ रही है, वोटर अधिकार यात्रा, जिसके अंदर राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हजारों लोग उनका इंतजार कई घंटों से कर रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर उस यात्रा को मिली है। और जो वोट चोरी का मामला है जो पार्लियामेंट में गूंज रहा है, वो गांव गांव के अंदर, बिहार के अंदर पहुंचा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ यहाँ रैली हो रही है वहीं एक दुखद सूचना भी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव सुधाकर रेड्डी साहब का निधन हो गया है, जिसके चलते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ शायद प्रतिनिधित्व न हो पा रहा हो। ये सारे लोग इस समय हैदराबाद में जुटे हुए हैं उनके अंतिम क्रिया के लिए। हम अपने बहुजन संवाद की तरफ से और हम लोग अपने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अब इस बीच हमारे साथ आराधना भार्गव जी भी जुड़ी थी, लेकिन वो भी इंटीरियर में है। उनके यहाँ हमको लग रहा है कि नेट तो मिलना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन मिल गया, तक कट गया, लेकिन अब वो पता नहीं जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएगी। खैर, हम आगे चलते हैं और हम चाहेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिक जी से। संजय पारिक जी, गवई जी की भावना तो बहुत अच्छी है, नीचे से ऊपर तक अगर देखा, अगर हमको न्याय मिलता भी है, अगर वो विलंबित न्याय है तो वो न्याय भी एक तरीके से अन्याय हो जाता है। हम खुद भुक्तभोगी हैं। 25 साल से हमारा वो बंटवारे का अपना मुकदमा दायर है। एक बार फैसला भी हो गया 15 साल बाद, फिर अभी जो 9 साल से लंबित है, उसको किस तरीके फाट किया जाए। और ऐसे ही पड़ा हुआ कचहरी में, रोज जाते हैं अपने केदार अग्रवाल को याद करते हुए कि भैया कचहरी न जाना, कचहरी न जाना। तो वो स्थिति है। आप लोग जिले के भी हैं, आप लोग हाई कोर्ट के भी हैं और आप तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो गवई साहब, हमारे ख्याल से न्यायालय भी तो अपने आप में ये सारी चीजों को करने में सक्षम है। हाँ ठीक है, सरकार से परमिशन लेना होता है, लेकिन गवई साहब की जो चिंता है, उस चिंता का निराकरण फिर आखिर कैसे होगा जब गवई साहब भी चिंतित रहेंगे, संजय पारिक भी चिंतित रहेंगे। अच्छा, जज तो कह रहे हैं कि इसकी समस्याओं के मूल में बार भी है और बेंच भी है, मतलब वकील और जजों के अपना बीच में मिला जुला खेल चलता है क्या, कि मामला पेंडिंग लटकता रहे। तो हम चाहेंगे आप इस पर अपना विचार दें और खास करके इसका समाधान क्या हो सकता है। पारिक जी, धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। यहाँ बहुत तेजी से बारिश हो रही है, उसकी आवाज आपको आ रही होगी। तो एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। देखिए, जो जस्टिस गवई ने कहा, इससे पहले बहुत सारे जजेस इस बारे में बोल चुके हैं। मुझे लगता है जैसे सूर्यकांत ने भी कुछ समय पहले इसी के बारे में बात की थी, जब वो लीगल एड वगैरह के बारे में व्याख्यान अपना दे रहे थे। लेकिन मैं मतलब जानना चाहूँगा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो समस्या की बात कर रहे हैं, ये समस्या का कौन उसको सुलझाएगा। देखिए, जो आप न्याय कहते हैं, न्याय तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको न्याय मिले, मतलब यह है कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उस व्यक्ति को न्याय मिले। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में जाकर के अपना दावा या केस फाइल करना और उसकी सुनवाई करवाना, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है ये मालूम नहीं है, जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि न्याय होता है नहीं होता है। वो प्रक्रिया बिल्कुल अपने में अलग होगी।
अभी तो सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं जो एक्सेस टू जस्टिस है वहां तक मतलब पहुंचने के लिए वो कितनी सकरी गली है। तो ये बताइए कि जो सकरी गली की बात ये करते हैं, ये सकरी गली बनाई किसने है? क्या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मैं कहूं जो व्यवस्था है केसों को सुनने की, क्या वो व्यवस्था ठीक है? मैंने कितने ही जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस हैं उनसे भी कई बार जब मुलाकात होती है किसी मीटिंग के अंदर तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये जो इतने सारे पेंडिंग मैटर्स हैं क्या इनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते? इतने सारे क्रिमिनल मैटर्स हैं जिनमें सजा बहुत कम है, किसी में 2 साल है, 3 साल है, 6 महीने है, जो पेंडिंग है बहुत समय से। ऐसे ही कुछ विषयों के ऊपर जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो गया या दूसरे हो गए, इन सबको कैटेगराइज करके और इनके बारे में जो कानून है, कानून भी मतलब करीब करीब जजमेंट्स इसके ऊपर आ चुके हैं, तो उन फैक्ट्स के ऊपर उनको लागू करके उनका निर्णय करना है। तो क्या आप ये जितने भी मैटर्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी बना करके और एडवोकेट्स को बता करके आप ये नहीं कह सकते कि इन सारे मैटर्स का निदान जल्दी से जल्दी हो? तो मतलब सभी ये बोलते हैं नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है, संभव है, लेकिन मैंने कहा आपने कभी विचार रखा नहीं। तो मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि ये जजेस बैठ करके इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि क्योंकि जब किसी व्यक्ति को एक कॉमन सेंस से अकर कर सकता है कि इन चीज़ों की सुनवाई जल्दी हो सकती है, तो जजेस को क्यों ये बात सूझती नहीं? अभी जब से ये बीजेपी अपने पावर में आई है तब से तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने मुकदमे कोई 370 का आप देख लीजिए, उसके बाद में ये जो डेमोलिशंस होते हैं उनको देख लीजिए, हेट स्पीचेस को देख लीजिए, अब ये जो गवर्नर्स के इशू को लेकर के देख लीजिए। मतलब आप एक के बाद देखेंगे इतने सालों के अंदर तो सारे कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है सिर्फ इसी से भरी हुई है। मतलब आपने पॉलिटिकली ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, इश्यूज खड़े कर दिए, कुछ तो है, कुछ आपने क्रिएट कर दिए हैं जिनको लेकर के लोग कोर्ट के अंदर आते हैं, केवल उन्हीं की वही आर्गुमेंट्स चलते हैं, हफ्ते भर चलते हैं, 10 दिन चलते हैं, 15 दिन चलते हैं। जो रेगुलर सुनवाई होती है वो तो सुनवाई के लिए आते ही नहीं मैटर्स। तो अगर जो आम आदमी की एक बात है, चाहे छोटा क्रिमिनल मैटर हो चाहे छोटा सिविल मैटर हो, उसकी सुनवाई के लिए क्या आपने कोई व्यवस्था ऐसी की है कि हम जो बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और या जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, उनको हम एक तरफ रखेंगे लेकिन हम लोगों की सुनवाई करेंगे। जो लोग न्याय के लिए या सुनवाई के लिए, आप न्याय भूल जाइए, सुनवाई के लिए सालों से, जैसे आपने बताया आप वेट कर रहे हैं, डॉक्टर सुनीलम वेट कर रहे हैं, तो इसका या बहुत सारे लोग और भी जो हम इस बात को सुन रहे होंगे वेट कर रहे हैं। ये संभव है, कहीं ना कहीं एक समझ की कमी है जिसकी वजह से ये मुकदमों की सुनवाई ढंग से नहीं हो पाती। दूसरा कारण यह है कि हमने कुछ एडवोकेट्स को अहमियत दे दी है, जजेस ने अहमियत दी है, पूरे जुडिशियल सिस्टम ने उसको अहमियत दी है। वही जो एडवोकेट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के अंदर आकर के बहस करते हैं, उन्हीं को ज्यादा सुना जाता है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो एक साधारण रूप से आता है, चाहे वो जानता भी हो अपने विषय को, उसकी सुनवाई, क्योंकि जिससे बोलते हैं ना कि जो आपका चेहरा है, चेहरे को देख करके बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हमारे मुझे हाई कोर्ट्स का भी मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन आपको अरविंद श्रीवास्तव जी इसके बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे मालूम है कि चेहरा देख करके किस तरीके से सुनवाई होती है। आपने मेंशन किया और मेंशन करने के बाद में आपके केसेस लग गए, वो चल रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, बाकी सब लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, जजेस को भी ये जो इस तरह के मैटर्स होते हैं जिनके अंदर जो पब्लिसिटी हो, जिसमें नाम आए, अखबारों में छपे, एडवोकेट्स को भी बीमारी है ये और जजेस को भी बीमारी है। जजेस को भी अच्छा लगता है कि वो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट मैटर्स में उनका नाम आए, क्योंकि साधारण मैटर होगा, एक छोटा सा सिविल सूट है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आप बताया पार्टीशन का मुकदमा है या इंजंक्शन का केस है या बेचारे को छोटी सजा हो गई है, वो वेट कर रहा है, वो केसेस आते नहीं है ना, उनको कोई मजा आता कई बार उनको। और ये होने लगा है कि जो मैटर्स बहुत समय के बाद में आते हैं, 15-20 साल के बाद में, तो उनका यही कहना होता है सुनने से पहले, अरे ये तो इन्फ्रक्चर्स हो गया, इसमें क्या रहा। मतलब आप ये देखिए कि जो पूरी इंस्टीट्यूशन के अंदर इतने समय तक उसको डिसाइड करने के लिए वेट करते रहे, जब वो 10 या 15 साल बाद आता है और एप्लीकेशन मूव करते हैं, मेंशन करते हैं, नहीं व्हाट इज द अर्जेंसी इन दिस मैटर। हमारे सारे
यादव साहब हैं, श्रीवास्तव जी हैं, बताएंगे सर्विस मैटर्स जैसे होते हैं वो पेंडिंग रहते हैं कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, वो बेचारा रिटायर हो जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, वो जो इशू प्रमोशन का होता है वो भी खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सिर्फ उनको ये है कि उस जगह पर अगर आप मुझसे पूछें तो न्याय के नाम के ऊपर झाड़ू लगाने वाली बात होगी, लेकिन वो झाड़ू भी नहीं लगती बहुत समय तक, और जब आते हैं तो कहते हैं ये तो पिटीशन जो है इन्फेक्शस हो गया, अब इसके अंदर क्या रहा है। तो ये जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं मुझे लगता है, और जहां तक लॉयर्स का प्रश्न है, लॉयर्स भी इसमें बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि लॉयर्स भी या तो ठीक तरीके से चीजों की सलाह नहीं देते, या लोगों को लगता है कि नहीं हम तो जैसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनमें जाकर के उनको लगता है कि अच्छा इलाज होगा, ऐसे उनको लगता है कि नहीं फलाने आदमी की सुनवाई होती है, वो उन्हीं के पास जाना चाहते हैं जिन लोगों को उनका लगता है कि फेस वैल्यू है, जबकि बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं जो उनको लेने को तैयार। ये भी एक समस्या एक बहुत बड़ी है। और इसके अंदर ये कि जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस, लीगल एड जो है इस बात को निर्धारित कर सकता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे एडवोकेट्स को एनरोल करें, उनको अच्छी फीस दें ताकि वो अपने को सस्टेन कर पाए, और ये जो मुकदमे इनको लिया जाए, और उन मुकदमों की सुनवाई न्यायपालिका ही निर्धारित कर सकती है। इसलिए गवई जी का बोलना मुझे लगता है सिर्फ बोलने के लिए कहा जाता है, अब की बताने के लिए मैं कितना चिंतित हूँ, लेकिन अगर सही में चिंता हो तो इसका समाधान करना मुश्किल नहीं है। जी संजय जी, हम तो व्यक्तिगत रूप से हम इसको देखते हैं, जो उनकी चिंता है। हम अपने मुकदमे में जो हमारे जौनपुर के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता थे आदित्य मिश्रा जी, मैंने उनको हायर किया था, और एक समय था कि आदित्य मिश्रा जी के हम पैर पर रख करके अपना पैसा पैर छूते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई तिवारी, हमारे पैर पर आप बार बार रखते हैं, आप लक्ष्मी का अपमान करते हैं, और ऐसा लगता है कि आप हमारा पैर छूते हैं कि आप हमारा भी अपमान कर रहे हैं, अब मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। तो उसके बावजूद भी स्थिति ये रही है कि वहां कोर्ट में एक दिन ये हुआ कि दिन भर हम बैठे इंतजार करते रहे, 3 बजे हुआ कि अब तो जज साहब चले गए, कल की तारीख पड़ेगा। तो मैंने तेज आवाज में अपनी आवाज उठाई, और फल ये हुआ कि उन्होंने हमारी फाइल लेके सुन तो लिया, लेकिन हमारे सारे वकील, वहां के सारे वकील हमको घेर लिए कि आप तो हमारा सारा जो तो ये प्रैक्टिस बंद करा देंगे, जज के सामने बोला नहीं जाता है ऊंची आवाज में। तो ऐसी हालत में हम कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं किसी के लिए। इस बीच हमारे साथ जागृति राही जी जुड़ गई हैं, और आराधना जी फिर दूर दराज के क्षेत्र में है, उनका नेट फिर पता नहीं कब चला जाएगा। तो हम सबसे क्षमा लेते हुए हम चाहेंगे कि आराधना जी की टिप्पणी हम एक ले लें। आराधना जी। संजय पारिक जी, श्रीवास्तव जी, यादव जी, जागृति जी, आप सबको नमस्कार। मुझे तो ऐसा लगता है कि न्यायाधीश भी अखबारों में छाए रहना चाहते हैं। अरे जिन समस्याओं का हल आपके पास है उसके लिए आप उस तरह की बातें कह के आप कहना आखिर, और रास्ते आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। आप बार और बेंच को जिम्मेदार, मतलब हमेशा 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 इस बात को देखा है कि मुकदमों को लेट करने के लिए बार को ही जिम्मेदार ठहराने का ये काम करते हैं। आपके नियम ऐसे बनाने का काम करिए ना। आपके एक छोटी सी एक एप्लीकेशन आती है जिसको डिसाइड करने में आप उसी दिन उसको डिसाइड कर सकते हैं। आप उसके लिए 1 महीने के ऊपर की आप पेशी देते हैं, तो कहां से इस समस्या का हल होगा, और जनता इसके लिए क्या करेगी। जनता को तो न्याय चाहिए, और विधिक सहायता केंद्र जो बनाया है, विधिक सहायता केंद्र सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। वहां पर जिस तरीके के वकीलों को रखा जाता है उन्हें पूरी तरह से न्याय का ज्ञान भी नहीं होता, और मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा लाभ लोग वो विधिक सहायता केंद्र से भी ले पा रहे होंगे, क्योंकि वहां के न्यायाधीश, मैं तो अपना छिंदवाड़ा का अनुभव बता रही हूँ, और जो मेरा बहुत ही कड़वा अनुभव है कि एनजीओ को उसमें रखा है, और वो भी कैसे एनजीओ को रखते हैं जिनको कानून का कोई ज्ञान नहीं है, उनको आप वहां पर रखते हैं, और वो कौन सा कैंप लगाएंगे, कौन सी जानकारी देने का काम करेंगे, और उस कैंप से क्या रिलीफ मिलेगा। सिर्फ विधिक सहायता केंद्र का आप वहां प्रचार प्रसार करेंगे, और व्यक्ति अगर आएगा उसको आप न्याय देने का काम नहीं करेंगे, तो विधिक सहायता केंद्र बता देने मात्र से लोगों को न्याय मिलेगा ये नहीं है। दूसरी बात हमको ये भी देखनी पड़ेगी
कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोर्ट फीस यानी सबसे महंगा अगर न्याय कहीं है तो वह मध्य प्रदेश में है। सीजीआई ने ये तो जरूर कह दिया कि महंगे वकील हैं, ठीक है भी, परंतु उस बात पर भी तो जिक्र करना था कि भाई मध्य प्रदेश में आखिर क्या कारण है कि इतनी महंगी कोर्ट फीस है। गरीब आदमी कहां से उसको लगाने का काम करेगा। विधिक सहायता में कभी जांच भी तो करने का काम किया जा सकता है कि कितने। आराधना जी का नेट फिर चला गया। हम तो खुद व्यक्तिगत रूप से अपना अनुभव हम देखते हैं, और हम कचहरी जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि और साथियों से ढूंढते रहते हैं। एक चीज़ और हम देखते हैं कि आप लोग चाहे जो करें, अब हमको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थिति दूसरी है, अपना एक मुश्त लोग फीस ले लेते हैं, लेकिन निचले कोर्टों में तो चूहे बिल्ली का खेल चलता है। जो मुकदमेबाज है, जो अड़ियल मुकदमेबाज हो जाते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, तो वो तो वकील के सामने जइबे नहीं करते हैं। जाएंगे पेशकार के हम 5 रुपए 10 रुपए पेशी देंगे और उनको पता चल जाए कि तारीख कब पड़ी है, अपना वकील साहब पता चला कि अपना लगा करके खोजवा रहे हैं आया कि नहीं आया, और अपना धीरे से पतली गली से वो लोग निकल लेते हैं। तो आज की तारीख में न्याय तो इस स्थिति पहुंच गया है कि जो न्याय पाने जाता है वह भी जान रहा है कि हमको मिलना नहीं है, खाली लिंगरान करना है। और वकील लोगों का भी ये रहता है कि अपना तारीख अपना पड़ती रहे तो आएगा, अपना मुक्ति तो कुछ पैसा तनख्वाह देगा, हमको पेशी दे दिया करेगा। तो इस तरीके की हालत में, ऐसी स्थिति में हम न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। हम चलते हैं अरविंद श्रीवास्तव जी के पास। अरविंद श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद तिवारी जी। देखिए, ये समस्या चौतरफा है, सुप्रीम कोर्ट से लेके सबसे निचली अदालत तक यही स्थिति है। जैसा पारिक जी ने बोला, हाई कोर्ट में और खासतौर से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में तो ये कहा जाता है कि फेस रीडिंग नॉट केस रीडिंग, मतलब केस को पढ़ने के ज्यादा, जैसा बोला, कुछ सेलेक्टेड वकील हैं, उनकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मोनोपोली, उन्हीं का वर्चस्व है और उसके कारण उनकी मनमानी फीस है। स्वाभाविक तौर पे सर्विस मैटर में, किसी मैटर में अगर एक किसी कंपनी का या एम्प्लॉयर का वकील कोई ऐसा इंगेज हो गया जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए पर हीरिंग, 15 लाख रुपए हीरिंग लेता है, तो एम्प्लॉय उसके सामने कौन सा वकील कॉम्पिटेंट वकील लगा सकता है, कितनी कम फीस का वकील लगा सकता है। तो ये इतना डिस्पैरिटी है कि वो कभी भी न्याय पा ही नहीं सकता। और हाई कोर्टों में भी इसी तरह की स्थिति है। कुछ जजेस के फेवरेट जजेस हैं, जो वकील हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज, उनको स्पेशल हियरिंग मिलती है, बाकी वकील बैठे रहते हैं, वो मेंशन कर देते हैं, सुनवाई होती है उनकी, बाकी की नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जजेस कहते हैं कि हम न्याय दान कर रहे हैं। ये उनके माइंड सेट का फंडामेंटल वीकनेस या गड़बड़ी है। आप न्याय दान नहीं कर रहे हैं। सब जज बोलते हैं न्याय दान कर रहे हैं हम लोग, न्याय दान नहीं कर रहे हैं आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है न्याय प्राप्त करना, आपको उसके लिए नियुक्त किया गया, उसके लिए आपको तनख्वाह दी जा रही, आपको वो ड्यूटी करना है। पर वो न्याय दान तो भीख है, जिसको मर्जी है देंगे, जिसको मर्जी है नहीं देंगे। तो ये स्थिति है। तो आज स्थिति ये है कि जो सामान्य व्यक्ति है, और मैं आपको हाईकोर्ट की बात बताऊं, इतना बिगड़ चुका है मामला कि लगभग कोलैप्स है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को तो मैं कह सकता हूं, मेरे को खुद आज वकालत करते 45 साल हो गया, और मेरे पास ऐसे मुकदमे हैं जो 52 साल से और 53 साल से चल रहे हैं मेरे पास, अभी तक उनकी हियरिंग नहीं हुई है, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट। और केस लगवाने में इतना एक्सपेंसेस है, जितनी फीस नहीं लेंगे उससे ज्यादा केसेस की लिस्ट कराने में एक्सपेंसेस है। तो ये जिम्मेदार। और आपको आश्चर्य, मैं आपको बताऊं कि अब स्थिति क्या हो गई है कि 1-2 जजेस का रोस्टर सिर्फ इस बात के लिए बनाया गया है कि वो अब जी आपका नेटवर्क, आपकी आवाज चली गई है, आपका नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम है। हम चलते शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, आपकी टिप्पणी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद जी, आप म्यूट भी हैं। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे रिकॉर्ड पे नहीं आ रहे हैं, उसमें देरी हो गई है, सूट अपील अवेट हो गई है, उसकी
पूरे दिन, और क्रिमिनल केसेस में मुलजिम फरार है तो उनकी अपीयरेंस, 2 बेंच यही काम कर रही। आप सोचिए जो टोटली नॉन जुडिशियल काम है वो काम ये पूरे दिन हमारे जजेस, मगर कारण क्या है? कारण ये है कि 25-25, 30-30 साल से हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग। मैंने खुद एक अपील की है अभी 29 साल बाद, क्रिमिनल अपील 302 की, 29 साल बाद। तो ये हालत है। सवाल असल में डिस्पोजल एक अलग इशू है। सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय का रास्ता जो सकरा हो गया, न्याय का रास्ता सकरा इसलिए हो गया है कि न्याय के रास्ते में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, और भीड़ इसलिए ज्यादा हो गई है कि जब तक, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी तब तक ये रास्ता भीड़ वाला बना रहेगा। जरूरत इस बात की है कि लिटिगेशन कम हो, और लिटिगेशन तभी कम हो सकता है जब अकाउंटेबिलिटी हो। जैसे रेवेन्यू, हाई कोर्ट में मुकदमे किस बात के? रेवेन्यू अथॉरिटी मनमाने, किसी का नामांतरण किसी के पक्ष में कर दिया, किसी का काट के किसी का नाम जोड़ दिया, वो हाई कोर्ट में मुकदमे आते हैं, वो मुकदमे चल रहे हैं। सर्विस मैटर, किसी को नौकरी से मनमाने निकाल दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी की तनख्वाह रोक ली, वो मुकदमे आते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये जो सीबीआई और ईडी के रोज सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है कि आपका कन्विक्शन रेट कितना है, 0.5%, 1%। तो जो भी ऑफिसर्स, कोर्ट को ये फाइंडिंग देना चाहिए कि अगर आपने कानून का उल्लंघन करके, मनमानी करके, कानून के बाहर जाके आपने अगर कोई कार्रवाई की है, कोई एक्शन लिया है, तो उसके लिए उसका जो भी खर्चा है और उसकी जो जिम्मेदारी वो आपके ऊपर आयद की जाएगी और आपके खिलाफ एक्शन और रिकवरी की जाएगी। ये जब तक नहीं बनेगा तब तक मुकदमे, ऑफिसर तो कुछ भी आदेश पारित करके चला जाता, 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा। मुकदमा सरकार झेलती है, पैसा सरकार का खर्च होता है, सफर करता है लिटिगेंट। तो इसलिए अब सत्येंद्र जैन इतने साल जेल में सड़े, अभी वो उनके खिलाफ केस क्लोज हो गया। राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ईडी और वो चला, उनका केस क्लोज हो गया कि कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस जब प्राइमा फेसी थी नहीं तो जजों ने इतने साल तक उनको किस एविडेंस के आधार पे जेल में रखा, 1-1, 1.5 साल। तो बेसिक चीज ये है कि लोग कहते हैं जजों की संख्या बढ़ा दो, संख्या बढ़ा दो आप, तो अभी इतनी खराब क्वालिटी है और खराब क्वालिटी हो जाएगी। संख्या बढ़ाना और क्वालिटी को गिराना है। असल बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है कि जहां थ्रेशोल्ड पे जहां गड़बड़ी हुई है उनको पनिश किया जाएगा, उनसे रिकवरी। हमारे जस्टिस जीएल ओझा ने किया था जब वो हाई कोर्ट जज थे, सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, उन्होंने किए थे कुछ केसेस में कि रिकवरी का ऑर्डर किया कि इस व्यक्ति से, ऑफिसर से पैसा वसूला जाए। ये जब तक नहीं होगा मैं नहीं समझता कि ये स्थिति सुधरेगी। और ये तो हमारे वीएन खरे साहब भी बोल गए थे उस जमाने में कि जिसके पास पैसा हो वही आए कोर्ट में, जिसके पास पैसा ना हो वो कोर्ट में ना आए। तो ये तो स्थिति आज से नहीं, गवाई साहब का भी एक तरीके से रिचुअल है ये भी कहना उनका, और हर चीफ जस्टिस कह के चला जाता है। पर जो जहाँ बुनियाद है, जहाँ कमजोर नस है, उसको पकड़ते नहीं है, इसलिए उसका निदान हो नहीं सकता जब तक कोई इस तरह की बात नहीं होगी। थैंक यू। समय असल में वैसे ही कम है, अभी हमारे दूसरे साथी यादव जी के पास अभी एक आंकड़ा आया है कि 81,712 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अब ये कब तक सुनवाई करें, क्या करें, कैसे करेंगे? जो व्यवस्था बनाई गई है कि 191 कार्य दिवस में से 89 कार्य दिवस का किया जाता है मिक्स डे के रूप में, उसमें, और उसमें अधिकांश समय ये कहा जाता है कि उनका समय इसमें चला जाता है कि किसकी सुनवाई किया जाए और किसकी सुनवाई न की जाए। ऐसी हालत में, ऐसे न्याय व्यवस्था में ऊपर की अपना जब ये स्थिति है तो नीचे जिले न्यायालयों की क्या स्थिति होगी? शशांक यादव जी, आपकी टिप्पणी इस पर। जी, पैनलिस्ट को सुना, श्रीवास्तव जी को भी और पारेख साहब को भी, इससे पहले सीनियर्स हैं हमारे। अभी सारी बातों से सहमत हुए। श्रीवास्तव साहब ने भी एक चीज कही थी कि जजेस बढ़ाना कोई हल नहीं है, उसमें क्वालिटी और गिरेगी, और अकाउंटेबिलिटी की बात आपने रखी थी। मेरा अपना थोड़ा सा नजरिया भिन्न है, वो ये कि ये मुद्दा अभी तक पॉलिटिकल इशू नहीं बना है। मैंने राजनीतिक रूप से कई बार कहा कि जब दवा पढ़ाई मुफ्ती हो सकती है तो न्याय मुफ्त क्यों नहीं हो सकता है। जब ये भी एक मेंटल इंजरी होती है
जो न्याय है ये भी आदमी का मानसिक क्षति है, और न्याय को जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। दोनों चलता है, जिसको सरकारी वकील करना है उस एमिकस क्यूरी करना चाहे एमिकस क्यूरी करे, और जिसको प्राइवेट वकील करना है वो प्राइवेट वकील करे। लखीमपुर की कोर्ट में मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सीजेएम की कोर्ट में ही तकरीबन तकरीबन 35 से 36 हजार मुकदमे लंबित हैं एक कोर्ट में। और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि एपीओस की कमी है, सरकारी वकील टाइमली रखे नहीं जाते हैं, जो रखे भी जा रहे हैं अब वो बढ़ा दिया उन्होंने, ये ग्राम न्यायालय लेके चले गए छोटे पिटी केसेस के लिए, तहसीलों पे ले गए। और आपका क्या कहते हैं किशोर न्यायालय बना दिया है। इन कोर्ट्स में सरकारी वकील जल्दी पहुंच भी नहीं पाता है, तो स्टेट रिप्रेजेंट नहीं हो पाती है। दूसरी चीज ये है कि न्याय कम है, जैसे शाह साहब कह रहे थे डिस्पोजल ज्यादा है वहां पर, वो न्याय दान वाली आपने बात कही थी। और डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट्स में स्थिति है कि डिस्पोजल, मैटर को कितना डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं कोटा उससे लिया जा रहा है, कि डिस्पोजल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत जस्टिस के। मेरा सीधे सीधे ये मानना है कि ये एक जैसे हेल्थ और एजुकेशन फ्री होने का कंसेप्ट है, वैसे ही न्याय की प्रक्रिया भी फ्री होनी चाहिए। और साइड बाय साइड वेलफेयर स्टेट में प्राइवेट इजी एक्सेस है। अब एक सवाल उठता है कि चेहरा देख के सुप्रीम कोर्ट में, और ये बीमारी सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी है, इस बीमारी को तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी हद तक जो जजेस बैठे और कोई भी इससे बेटर अल्टरनेटिव भी नहीं आया है कि जजेस बने किस रूप में। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बातें आई कि उनको रखा जाए, तो क्वालिटी तो जैसी वकीलों की क्वालिटी वैसी जजेस की क्वालिटी आएगी। हमने भी जिस तरीके के दसियों जगह पर हमारे बार काउंसिल के जब मेंबरान हमने चुने हैं, उन्होंने इतने सस्ते सस्ते लॉ कॉलेजेस खोल दिए हैं, ना पढ़ाई होनी है ना कुछ होनी है, आ रहे हैं तो लॉट तो वैसी आ ही रही है। तो ये एक प्रोसेस, बड़ी प्रोसेस है, ओवरहालिंग की जरूरत है। और इस ओवरहालिंग में ये एक राजनीतिक इशू बनना जरूरी है। और मेरा अपना निश्चित मानना है कि जो मेरे अपने 40-42 साल की मेरी भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वकालत है, कि हमें ऑफिसर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें बार की मदद से कॉम्पिटेंट नाम ढूंढने पड़ेंगे, जो वकीलों को भी अर्ज खुद, बहुत कुछ वकीलों पर भी डिपेंड करता है कि बार काउंसिल का एक बड़ी भूमिका होती है, एक अच्छा पैनल वो दे सकती है, वो लॉ ऑफिसर्स बन सकते हैं, कोर्ट्स बनाई जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक फिक्स फीस आप कर सकते हो कि भाई आपको ये केस करना है, इतनी फीस गवर्नमेंट देगी। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव साहब ने, कोर्ट में एंट्री की। डिस्पोजल तो सेकेंडरी है, आपको एक सत्येंद्र जैन वाला अकेला मैटर नहीं है। अभी अगर याद होगा, मैं केस का नाम भूल रहा हूँ, श्रीवास्तव जी से क्लियर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे इंडिया में कोई कानून ऐसा है ही नहीं कि अगर कोई व्यक्ति लास्ट में निर्दोष साबित होता है तो स्टेट को उसके कंपनसेशन के लिए कोई कानून नहीं है अपने यहाँ कि उसको स्टेट को मजबूर किया जाए। वो मर्डर ट्रायल में झेला पूरा 20 साल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्दोष माना। इस तरह के जो सिस्टम है, ये रिफॉर्मेशंस की जरूरत है। और हमें जनता के लिए जो कोर्ट फीस पर सोचना पड़ेगा सरकार को। भाई ऑपरेशन, आप पैर का ऑपरेशन करते हो तो गवर्नमेंट गरीबों के लिए टांग का ऑपरेशन करने का, वहां पे दवा का, ऑपरेशन का, ओटी का, दवाओं का सब इंतजाम करती है कि नहीं करती है? तो एक सूट फाइल अगर होना है तो आप क्यों नहीं करते? वहां पर ये है कि आप काउंसिल फिर चेंज जो है, फिर काउंसिल आपको रखना, कई बार चालाकी इसमें हो, वो तो जब बैठेंगे तो तमाम नियम कानून ऐसे निकल सकते हैं। स्टेट इस वेलफेयर स्टेट में मेरा अपना मानना है कि पॉलिटिकली ये इशू को सेंसिटिव बनाना, हालांकि मैं अभी तक फेल रहा, इसको कई बार मैंने पॉलिटिकली अपने उठाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे साथी जो विधायक लोग थे और एमपी वगैरह थे, उनको ये कोई बहुत अट्रैक्टिव आइडिया नहीं लगा। लेकिन वो मैं अपना चला रहा हूँ लगातार कि अगर न्याय भी फ्री उपलब्ध होना चाहिए, और फ्री न्याय में
इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसमें वकील की फीस भी इन्वॉल्व है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। और आप एक सीलिंग रख दीजिए कि साहब इतनी इनकम ग्रुप तक का जो लिटिगेंट है जिसकी इतनी हैसियत है, वो मुकदमा चाहे कितना भी बड़ा हो, फीस अकॉर्डिंग टू जो केस का ग्रेविटी उसके हिसाब से कर दीजिए। और एंट्री लेवल पे घुसने का जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आदमी को फाइलिंग में ही वो मर जाता है बेचारा करने को, कि उसके जी पास इतना पैसा ही नहीं होता है। और साइड बाय साइड जो प्राइवेट सिस्टम चल रहा है इसको चलने दीजिए, हल तभी जी निकलेगा। हमें ऑफिसर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। आखिर में एक लाइन कह दूं, टाइम मैं भी जान रहा हूँ ज्यादा हो, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज अगर अमित शाह जी का एक बयान आपने पढ़ा हो, उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने अगर सलवा जुडूम वाला बयान ना दिया होता तो नक्सलाइट हम खत्म कर देते। अब ये अपने आप में एक पॉलिटिकल बयान उन्होंने अपने एंगल से दिया, लेकिन एक ऑनरेबल जो कि विपक्ष के कैंडिडेट हैं, जुडिशियल स्थिति पे केस टू केस और जज टू जज स्थितियां बदलती रहती हैं। क्या केस है तो केस लॉ भी चेंजेस आते रहते हैं, और कौन आदमी उसको डील कर रहा है वो भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से वहां पर चेंजेस आते रहते हैं। लिहाजा मेरा अपना मानना है कि न्याय की व्यवस्था जो सिस्टम चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वो अपने यहाँ पे फिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है उससे बेटर हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन न्याय की उपलब्धता स्टेट करवा सकती है, और जो कि हमारी उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी ये चीज है कि सर्वसुलभ न्याय। तो सर्वसुलभ न्याय का मेरा अपना मानना है कि 10 से 15,000 20,000 रुपए महीने तक की आमदनी जिसकी है उसको जीरो खर्चे पर मुकदमा लड़ने की वकील भी मिले, फीस भी सरकार दे, और मुकदमा लड़ने का टाइप पोस्टिंग जो भी खर्चा है वो भी सरकार उठाए। तब एक तो ये एक्सेस जिसपे गवई साहब ने एंट्री ली है कि न्याय का रास्ता, पहले वो एंट्री ले और उसके बाद अगर आप चीजों को शुरू कर देंगे तो वकीलों, बस मुझे इतना कहना था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी व्यवस्था, आप तो शशांक जी उस स्टेट की तरफ बढ़ सकते हैं जिसको साम्यवादी स्टेट कहा जाता है, कि इस सब की जरूरतें खत्म हो जाएगी, न्यायपालिका की भी, पुलिस व्यवस्था सब, और हर आदमी अपने अपने तरीके से काम करेगा। तो खैर अभी तो उसको विलंब है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है आज तो हम इस स्थिति में हैं कि आपका गृह मंत्री कह रहा है कि इनकी वजह से हम नक्सलाइटों की उस तरीके से हत्या नहीं कर सके जिस तरीके से हम करना चाह रहे थे। भाई उनको खत्म करने का मतलब क्या हुआ? आप एक साथ ले जाइए, बम पटक दीजिए आदिवासी इलाके में, सारे आदिवासी मर जाएंगे, सारे नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे। तो यह तो कोई न्याय व्यवस्था नहीं हुआ। तो आज तो हम ऐसी स्थिति में आ गए। ऐसी स्थिति में इस न्याय पाने की व्यवस्था का कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे हम पा सकते हैं, और अपनी गवई साहब की जो चिंता है उस चिंता का निराकरण कैसे हो सकता है, हम चाहेंगे जागृति राय जी, आप भी तो एक विशिष्ट तरीके से न्यायिक प्रक्रिया से आप जुड़ी रही हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? धन्यवाद तिवारी जी। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जुडिशियल रिफॉर्म को। वाकई में सच्चाई तो यही है कि इस देश की चुनाव व्यवस्था जो है वो अगर सुधर जाए, और मतलब राजनीतिक में जो चुनाव की व्यवस्था है चुनने की वो सुधर जाए, और दूसरी ये जुडिशरी सुधर जाए अगर ना, तो अपने आप में देश सुधर जाएगा। तो ये है एक सच में एक पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए। मैं सीधे-सीधे इसको एक्टिविस्ट के तौर पर देखूं और 5 साल का अपना जो बाल न्यायालय में जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं देखने की कोशिश करूं, तो पहली चीज तो उदाहरण आप इसी से देख लीजिए कि ये जो 81,000 का सो कॉल्ड बोझ है, ये बोझ तो ये लोग खुद बढ़ाए हुए हैं, इनकी पुलिस बढ़ाई हुई है। जिसको चाहे जब चाहे, इनके पास इतना पावर तो है कि कानून और संविधान देता है जजेस को कि वो चाहे तो ये बोझ को हल्का कर सकते हैं, पर अपनी नौकरी बचाने की फिक्र को छोड़कर थोड़ा सा हिम्मत रीढ़ दिखा करके अगर करें, तो आप देखिए कि हजारों किसान आंदोलन में मुकदमे हुए, एनआरसी के मुकदमे हुए, उसके बाद छात्र आंदोलन के मुकदमे हुए, भीमा कोरेगांव के मुकदमे हुए, कितने लोग टोटल होंगे जेल में, दंगों के मुकदमे जो हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों को, इनोसेंट लोगों को जो फंसा कर रखा जाता है, और ऐसे तो तमाम और पड़े होंगे जिनकी कोई सुनवाई के बिना बेवजह वो जेल में अभी टाइम बिता रहे हैं, उनको रखा गया है, उनको कम से कम छोड़ पाते। इतना भी डिसीजन नहीं हो रहा है। 5 साल से एक बंदा जेल में है, उमर खालिद, उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। इतनी रीढ़ की हड्डी हमारे
सुप्रीम अथॉरिटी जो है जुडिशरी में वो नहीं दिखा पा रही है। तो ये हमारे अपने आप में एक दुखद स्थिति है जुडिशियल स्थिति में। तो और आप उसके बाद मैं दूसरा भुक्तभोगी मैं खुद हूं। मैं एक तो एनआरसी का मुकदमा झेल ही रही हूँ अपने ऊपर, जिसमें मैं पता नहीं कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी 50,000 की इनामी सब कुछ हो गई, चल रहा है, उसमें कुछ नहीं होता, बस हर महीने तारीख पड़ती है। उसके अलावा वो जब चाहे हमको धमकी दे के अंदर कर सकते हैं, ये सुविधा उन्होंने बना ली है, क्योंकि हम लोग तो 200 बनारस में लिस्टेड जो है अर्बन नक्सल्स हैं। और वहां सर्व सेवा संघ जिस घर में हम लोग रह रहे थे, वो सर्व सेवा संघ की संपत्ति को सब कागज के बावजूद, रजिस्ट्री के बावजूद देखे बिना बुलडोज कर दिया गया। और चंद्रचूड़ जी बयान देते हैं कि बनारस के डीएम को बता दो कि मैं केस देख रहा हूं। तो मैं क्या ही भरोसा करूं एक नागरिक के तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं, कुछ करना मत, और 2 दिन बाद उस पे बुलडोजर चल जाता है। भाई साहब, क्या तो आपका वो रह गया है, मतलब आपका कितना रुआब रह गया है और कितनी न्याय व्यवस्था में लोगों का कितना यकीन रह गया है। सबसे बड़ी तो क्राइसिस इस जगह की है कि न्याय की उम्मीद बाकी है क्या किसी के अंदर। इस देश में न्याय व्यवस्था से न्याय की उम्मीद खत्म होते जा रही है। ये सबसे बहुत बड़ी दुखद स्थिति है और ये इस पे सोचना चाहिए। इन लोगों को लेकर के हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आधे से अधिक मुकदमे मैं देख रही हूँ केसेस में, बच्चों के केस जिनको बहुत जनरल माना जाता है, हीनियस क्राइम को छोड़ दीजिए और दूसरे 7 साल की सजा वाले मुकदमे छोड़ दीजिए, ज्यादातर पिटी केसेस ऐसे पड़े रहते हैं जो बेवजह खाली वकीलों को टाइम पास कर थोड़ी सी पेशी पे जो फीस है वो दिलाने के लिए होते हैं, कुछ मतलब नहीं है। ग्राम कचहरी की व्यवस्था नहीं बनाई जाती है और ग्राम कचहरी के ग्राम के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे ही डांड मेड़ के झगड़े निपटा दिए जाए, लेकिन वो भी बरसों खींचे जाते हैं। महिलाओं के पति पत्नी के झगड़े वो सालों तक चलते रहते हैं, सालों तक चलते रहते हैं, वो नहीं निपटाए जाते हैं, जबकि वो 4 बार में बैठा के निपटा दिए जा सकते हैं। मैं बहुत कानून की जानकार नहीं हूं, लेकिन 10-20 जो कानून हम लोगों के एक्टिविज्म में काम आते हैं उतना तो पढ़ा है ना। और मुझे नहीं लगता कि उसको फैसला लेने में, मैं 5 साल में हम लोगों ने 700 मुकदमे बच्चों के खत्म कर दिए, क्योंकि 1 साल के लिए हमको एक अच्छे साथी जज मिल गए थे जो हिम्मत कर रहे थे फैसला लेने में। और बाकी सबको 5 लोगों को मैंने देखा, जजेस आए और गए और सब ये टालते थे कि भैया फाइल पे नोटिंग करो और बाहर डेट बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उठा करके दूसरे कोर्ट में भेज दो। फैसला लेने के लिए, लिखने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं और उसके लिए टाइम भी बहुत कम देते हैं, बहुत कम देते हैं। सच्चाई यही है और ये एक बहुत रफ बात में की तरह से बोल रही हूँ, लेकिन सच यही है कि बहुत ज्यादा कोई वकील अगर पीछे पड़ के करवा ले तो करवा ले, और वो भी कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते। कोई भी फैसला लिखने के लिए उन लोगों का पता नहीं, एक मतलब कहते हैं ना वो राशन कोटा की तरह कोटा बना हुआ है कि बस महीना में इतना ही दिन इतना ही फैसला लिखेंगे, बकिया कोई लिखता विकता नहीं है। मैं जिला न्यायालय की बात कर रही हूँ, हाई कोर्ट, वाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी हाल तो वैसे ही पूरे देश के सामने खुला ही हो गया है कि एक तो बुलडोजर नहीं रुकवा पाते हैं और चलता है उनके चाहने के बावजूद। और अभी एसआईआर में कल क्या किया है आप सुन रहे हैं, 8 सितंबर की डेट दे दी है। आप बोलते हैं कि अरे बीएलए को, उनको ये नहीं पता है, वो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए और उन्हें पता ही नहीं है कि एसआईआर में क्या चल रहा है। और वो 8 तारीख का भी सितंबर में सुनवाई करेंगे, उस बीच में सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, उस पर स्टे भी नहीं लगेगा कि नहीं भैया अभी रोक दो। अब वो हम पर एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने आधार कार्ड दिखाने के लिए बोल दिया कि लागू हो गया, लेकिन फैसला क्या आया हर मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए इसी तरह का, वो टिप्पणियां बढ़िया करेंगे, आपको मुगालते में रखेंगे, लास्ट में वो जनता के पक्ष में नहीं, सरकार के ही पक्ष में खड़े रहेंगे। तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म मांग रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से मांग रहा है। हमारे तमाम ऐसे सुखद बात यह है केवल कि ऐसे वकील हैं इस देश में अभी जो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ भी कोई रहा है तो पत्रकार और वकील ही लड़ रहा है, दूसरे किसी की तो हैसियत नहीं रह गई है लड़ने की। लेकिन सच ये है कि इस लड़ाई को और बड़ा करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन लोगों को याद दिलाया जाए कि भाई आप संविधान के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, आप लोगों को कानून के राज की रक्षा भी करनी है और उसका एक जो एक उसकी जो कुल मिला के उसका जो
इकबाल होता है वो बना के रखना है। वो इकबाल खत्म होना, न्याय की उम्मीद खत्म होना बहुत ही खराब बात है। और ये चीज को लेकर के जरूर उन लोगों को घेरा जाना चाहिए, और वो काम शायद वकील ही कर सकता है, बाकी किसी की हैसियत नहीं है जजेस तक पहुंचने की। तो वो अब जजेस के नाम पे हमारे चंद्रचूड़ जी उदाहरण है, जिनसे बड़ी उम्मीद थी मीडिया में आने का। सभी जजों को अभी मोदी जी से जो वो वायरस निकला पूरे देश में लगा है, सबको फोटो खिंचाने का, खूब ज्यादा छाने का मीडिया में। अब वो नतीजा है कि सब मीडिया में बयान हो गए। बयानवीर वो इतने बड़े थे कि अब उन्होंने जजेस का अपॉइंटमेंट ही रोक के रखा। जुडिशरी को लेकर के जो एक रिपोर्ट आई उनके पूरे कार्यकाल को लेकर के, एक पत्रकार ने हिम्मत दिखा के लिखा है वो कारवा का पूरा अंक, उसमें आप देख लीजिए वो उन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट को, जिसके लिए जजेस गिड़गिड़ाते रहे कि हो जाना चाहिए, नहीं होने दिया। कल पता चला कि कल भी एसआईआर के टाइम पे, सुनवाई के टाइम पे जो दूसरे जज थे उनको ये जज साहब बोलने ही नहीं दे रहे थे। वकीलों को कहना पड़ा कि आप भाई दूसरे जज को भी बोलने दीजिए, ये हालत है। तो हम लोगों के सबसे बड़ी क्राइसिस जो इस देश की है ना, वो यही कि जो भी लोग पावर में हैं, जिनके हाथ में ताकत है देश चलाने की, उनकी नैतिकता पता नहीं कहाँ चली गई है। और वो सबसे बड़ी क्राइसिस है। ये याद दिलाने से नहीं आएगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता। इसके लिए कौन सा एक नेता पैदा होगा जो इनके अंदर भी इंजेक्ट करेगा कि भैया आपको अपने कर्तव्य याद आए, आपका देश के प्रति जो धर्म है वो याद आए, आपका अपनी कुर्सी के प्रति जो धर्म और कर्तव्य वो याद आए। आप खाली एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए काम न आए, ये बेहद जरूरी है उनको याद दिलाना। और मुझे तो यही माननीय जजेस से बहुत रिक्वेस्ट करनी है कि आप ही के हाथ में अब रह गया है कि इस देश के पूरे लोकतंत्र को और लोगों के अधिकार को बचा सकिए इस सरकार से, फासिस्ट पूरी सरकार से। देखिए कितना इनके अंदर खुद से या जगता है इनका कर्तव्य बोध। उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। आपका ये दर्द पूरी न्यायिक व्यवस्था की का जो सड़ापन है, जो उसकी सड़ांध है, उसको व्यक्त करता है और आक्रोश भी व्यक्त करता है जनता के क्षोभ का। लेकिन हम लोग तो इतने से ही कम से कम खुश हैं कि कोई आदमी बात तो कह रहा है। कम से कम आज की तारीख में जहां कोई कह भी नहीं पा रहा है, कोई सोच भी नहीं पा रहा है, वहां ये बातें आदमी सोच भी रहा है और यह बात कह रहा है, तो जाहिर सी बात है, इसमें गुंजाइश है। लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया का जो अंत हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो पूरे जनतांत्रिक प्रक्रिया का अंत कर रहा है। और जनतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हमारी आस्था कम से कम बनी रहे, न्यायपालिका पर आस्था बनी रहे, विधायिका पर आस्था बनी रहे, कार्यपालिका पर आस्था बनी रहे। क्योंकि जिस दिन आस्था का अंत हो जाएगा उस दिन शायद हमारी पूरी जनतांत्रिक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। बातें तो बहुत कहने की है आगे, लेकिन इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन गवई साहब ने एक बात कह के एक चर्चा छेड़ा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों पर इस पर विचार होगा और कुछ न कुछ परिणाम इसका जरूर निकलेगा। और जो भी परिणाम निकलेगा सकारात्मक निकलेगा। आप सारे साथी जुड़े, अरविंद श्रीवास्तव जी, शशांक यादव जी,